Good afternoon to all of you. Welcome to in my class of CDP. तो आज का जो हमारा टॉपिक है देख लेते हैं एक बार। एंड आपकी जो चैट है मुझे आपकी चैट मुझे थोड़ा सा लेट मिलती है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर मैं आगे निकल जाती हूँ, बाय चांस मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, तो एट लास्ट आई विल टेल यू। लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर जरूर कर दूंगी, ठीक है बच्चों। अगर मेरे को साथ साथ के साथ दिखेगा तो साथ के साथ भी मैं क्लैरिफाई कर दूंगी, ओके। आई विल ट्राई कि मुझे आपकी जल्दी से जल्दी शो हो। लास्ट क्लास में मुझे शो नहीं हो रही थी आपकी चैट, तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाई थी। आई होप बाद में वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, बट आज हम ट्राई करेंगे कि साथ के साथ ही सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो एज यू कैन सी इन योर ऑन योर स्क्रीन, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मोरल डेवलपमेंट, विच इज़ गिवन बाय कोहलबर्ग। एंड नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। अभी सिर्फ हम इसका वर्ड वाइज मीनिंग समझ लेते हैं। मोरल डेवलपमेंट जैसे हिंदी में हम कहते हैं नैतिक विकास, क्लियर। मोरल डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड इन हिंदी नैतिक विकास, और इस सिद्धांत को दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। वैसे बहुत सारे लोगों ने मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है और जो आपके सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। और ये जो अगला हमारा टॉपिक है जो लिखा हुआ है लर्निंग, ये बेटा दूसरा टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक जो है वो आपका अलग है, इस टॉपिक से अलग है, क्लियर। लर्निंग जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, और लर्निंग ऐसा टॉपिक है जो अकेला अकेला लर्निंग टॉपिक आपके 20 मार्क्स को क्लियर करता है। लर्निंग टॉपिक अकेला 20 मार्क्स को क्लियर करता है, बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ। लर्निंग अकेला टॉपिक कितने मार्क्स को कवर अप करता है आपके? लर्निंग टॉपिक अकेला आपके 20 मार्क्स को कवर करता है, समझ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि टोटल जो सीडीपी हमारी आती है वो कितने मार्क्स की आ रही है? 30 मार्क्स की आ रही है। और मैंने आपको क्या कहा कि अकेला टॉपिक कौन? अकेला टॉपिक लर्निंग कितने मार्क्स को कवर करता है आपके? 20 मार्क्स को। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अकेला लर्निंग टॉपिक जो है वो कैसे 20 मार्क्स को कवर अप कर सकता है? तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको कैसे टॉपिक को कवर करता है ये। आपके 5 पोर्शंस हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो आपका जो एक पोर्शन है, मान लीजिए हिंदी है, लैंग्वेज 2 लेते हैं सभी, तो 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो हिंदी में आते हैं। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएंगे? हिंदी में। इसके अलावा आपकी अगली जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, आपको 5 क्वेश्चन किस में मिल जाएंगे? 5 क्वेश्चन, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन आपको लर्निंग से रिलेटेड मिलेंगे। इसके अलावा आपका अगर पेपर 1 है तो ईवीएस, इसमें कितने मिलेंगे आपको क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएंगे? ईवीएस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर पार्ट में 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल टॉपिक आपका कितने मार्क्स का हो जाता है? 20 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आ रही है बात जो मैं कह रही हूँ? चलिए, तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया। लर्निंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो मोरल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। दोनों ही पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज कोशिश की है कि आपको जो टॉपिक है वो दोनों लैंग्वेजेस में मिल सके, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जो वर्ड क्लियर नहीं होगा आई विल क्लैरिफाई यू, ओके। चलिए, तो टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। दैट इज गिवन बाय कोहलबर्ग। किसके द्वारा दिया गया है इसको? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कोहलबर्ग ने जो ये सिद्धांत दिया,
पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो थ्योरी दी गई है, इस थ्योरी का बेस क्या है, इस थ्योरी को किस आधार पर डिफाइन किया कोहलबर्ग ने। जब भी हम कोई सिद्धांत या कोई भी रूल प्रतिपादित किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके पीछे कुछ रिसर्चेस होती हैं, कोई एक आधार होता है जिस आधार पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट इस प्रकार का होता है या इस तरीके से लोगों के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या बेस था वो सबसे पहले समझते हैं। कोहलबर्ग जो थे, इनका मानना था कि जो जब हम लोगों को किसी एक सिचुएशन में डालते हैं, कोई एक सिचुएशन लोगों के सामने रखते हैं, उस सिचुएशन में कोई भी पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर्सन में इस पर्टिकुलर एज में इस तरीके की मोरालिटी होगी। क्लियर? यानी किसके आधार पर, किसी भी पर्सन के द्वारा दिए जाने वाले जो रिएक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिसाइड किया कि मोरालिटी कैसी होगी किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी भी पर्सन के अंदर। अब वो उन्होंने कैसे जाना वो हम समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर अलग अलग एज के लोगों के साथ में जाकर उन्हें कुछ कहानियां सुनाई, उनके इंटरव्यूज लिए, देन ये देखा कि किसी सिचुएशन में डाला उनको और फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। उन क्वेश्चंस के जवाब जिस तरीके के लोगों से आए उसी के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है बच्चों? और जो ये थ्योरी है इसमें दो चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, क्वेश्चन भी आया हुआ था। मोरल डेवलपमेंट में एक है स्टेजेस और एक है लेवल्स। एक स्टेजेस है और एक लेवल है। जब बात होती है लेवल की तो मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स दिए गए हैं कोहलबर्ग के द्वारा। मोरल डेवलपमेंट के टोटल कितने लेवल्स बताए गए हैं? 3 एंड 6 स्टेजेस डिफाइन की गई हैं। यानी अगर लेवल्स पूछे जाते हैं मोरल डेवलपमेंट के तो लेवल्स कितने होंगे? 3 एंड अगर पूछा जाता है स्टेजेस कितनी है तो स्टेजेस कितनी होंगी? 6। ठीक है, लेवल्स 3 एंड स्टेजेस 6। इतनी बात समझ में आ गई है सभी को? क्लियर है क्या? एक बार अपने मैसेज करके बताइए जरा मुझे, सो दैट आई कैन नो दैट कि आपकी चैट कितनी देर में आ रही है मुझे। प्लीज एक बार मैसेज करके मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आ गई है बात, जो कुछ भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया है। एक बार मैसेज करके बता दो सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपकी चैट मुझ तक पहुंच रही है टाइमली या नहीं पहुंच रही है। 8 स्टूडेंट्स हैं, कोई तो बता सकता है आप लोगों में से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दैट मीन्स आप तक मेरी वॉइस लेट पहुंच रही है और आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले इस थ्योरी में देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम। सबसे पहले उन महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, सबसे पहले है हमारा पॉइंट मोरल डिस्कशन। सबसे पहले पॉइंट क्या दिया गया है? मोरल डिस्कशन। ठीक है, अब देखिए मोरल डिस्कशन से क्या मतलब है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था बेटा, पेपर 1 में आया हुआ है, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 21 है। पेपर 1 में आया हुआ है क्वेश्चन, ईयर नहीं पता है मुझे, लेकिन पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे आया था सुन लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। अ टीचर वांट्स टू इंस्टिल मोरल वैल्यूज in her child. A teacher wants to instill moral values in her child, then which activity should be more suitable for a teacher? यानी एक अध्यापिका अपने छात्रों में नैतिकता का विकास करना चाहती है तो कौन सी एक्टिविटी टीचर के लिए बेस्ट होगी। अगर हम बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कौन सी एक्टिविटी बच्चे के लिए बेस्ट होगी, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हमने बताई यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला पॉइंट है मोरल डिस्कशन। द मीनिंग ऑफ मोरल डिस्कशन इज वी शुड डिस्कस अबाउट मोरल इश्यूज टू डेवलप मोरालिटी इन अ चाइल्ड।
वी शुड डिस्कस अबाउट मोरल इश्यूज टू डेवलप मोरालिटी इन अ चाइल्ड। यानी अगर हम बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चाएं करनी चाहिए। यानी हमें डिस्कस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा किस पर, मोरालिटी पर, मोरालिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, मोरालिटी से रिलेटेड इश्यूज पर। जब हम ऐसे इश्यूज पर बात करेंगे बच्चे के साथ तो बच्चा उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसके द्वारा हम बच्चे के अंदर क्या कर पाएंगे, मोरालिटी को डेवलप कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल सा। जैसे हम बच्चों को मोरल साइंस की बुक पढ़ाते हैं तो मोरल साइंस की बुक में बहुत सारी मोरालिटी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज होती हैं। उन स्टोरीज में हमेशा एक सिचुएशन दी गई होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लास्ट में निकल कर आता है कि हमें ये चीज़ अपनानी चाहिए। जैसे आपने देखी होगी वो वाली कहानी सुनी होगी, एक लोमड़ी होती है, एक सारस होता है। लोमड़ी जो है वो सारस को इनवाइट करती है और एक प्लेट में खाना परस देती है, तो सारस कुछ भी नहीं खा पाता है। उसके बाद सेम चीज़ कौन करता है, उसके साथ में सारस करता है। तो वहाँ सिखाया जाता है कि गलत नहीं सहना चाहिए, टिट फॉर टैट करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें भी उसके साथ क्या करना चाहिए, गलत करना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातों के बारे में जब हम बच्चों से डिस्कस करते हैं तो बच्चों के अंदर क्या होता है, मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है। क्या आपने किसी ने भी मुझे मैसेज करके रिप्लाई नहीं किया? अगर आप मैसेज करके रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी जो चैट है वो मुझ तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो प्लीज़ एक बार मैसेज करके बता दो ज़रा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बच्चे में नैतिकता का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मोरालिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर बातें करनी चाहिए। ऐसे इश्यूज पर बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, so that we can instill the moral values in a child. नेक्स्ट आता है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होती है? जब एक बच्चे को हम किसी सिचुएशन में डालते हैं, एक बच्चा हो या कोई भी पर्सन हो, हम उसे किसी सिचुएशन में डालते हैं और वो बच्चा उस सिचुएशन में ये डिसीजन ले पाता है कि ये सही है या ये गलत है। जब बच्चे को या किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन में डाला जाता है और वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को कहा जाता है मोरल रीजनिंग। जब एक बच्चे में डिसीजन की एबिलिटी आ जाती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, वो भी इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, तब हम उसे क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। क्लियर? मोरल रीजनिंग मतलब व्हेन अ चाइल्ड कैन टेक डिसीजन, व्हेन अ चाइल्ड कैन टेक जजमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत। अभी इसको मैं एक उदाहरण से भी बताऊंगी। जब इसका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा देन आई विल टेल यू विद एग्जाम्पल। ओके, तो पहले देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए इसके नीचे वाले का भी अर्थ, फिर मैं आपको दोनों का एक साथ एग्जाम्पल दूंगी। यस, नाउ आई गेट योर मैसेजेस। अभी मिले हैं मुझे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। शिल्पा, दीपा रानी बाला, रूबीना, शिप्रा, अंजलि, सुइनी पाल, रूबीना, दीपा रानी, शिप्रा। yes I'm unable to receive your messages. Now I get. ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बता दिया मुझे, आपको मिल रहे हैं, मतलब आपको मेरी वॉइस पहुंच रही है और आपके मैसेजेस अभी मुझे दिखाई दिए हैं। तो प्लीज़ इसमें मेरी कोई गलती नहीं होती अगर मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको कुछ भी। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं फटाफट से कराती चली जाऊँ और आपको कुछ समझ में ना आए। कल मुझे आपके मैसेजेस नहीं मिले थे टाइमली, अभी मुझे आपके मैसेजेस हैं वो मिले हैं, अभी जस्ट दिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके मैसेज जैसे ही मुझे दिखेंगे, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं समझा दूंगी आपको।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मोरल डिलेमा क्या होता है। मोरल डिलेमा होता है जस्ट मोरल रीजनिंग के अपोजिट। जैसे मैंने आपको बताया मोरल रीजनिंग में क्या होता है, जब एक बच्चा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन ले पाता है कि ये गलत है या ये सही है, तो उसे हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। इसके जस्ट अपोजिट मोरल डिलेमा होता है जब एक बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है किसी चीज़ के बीच में कि ये सही है या ये गलत है, यानी जब एक बच्चा अनेबल होता है टू टेक डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब बच्चा सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं कर पाता, तब हम उसे क्या कहते हैं, मोरल डिलेमा। क्लियर? अब एक सिचुएशन में आपके सामने रखती हूँ और उस सिचुएशन में मुझे आप लोग जवाब देंगे मुझे, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, एक सिचुएशन है आपके सामने। मान लीजिए आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सपोज यू आर अ पुलिस इंस्पेक्टर, एंड आप एक बच्चे को पकड़ते हैं रेलवे स्टेशन पर जिसने किसी व्यक्ति की पॉकेट मार ली है। ठीक है, आप एक व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसने, ओ यस रुबीना, वाइगॉट्स की रह रहा है ना? ओके, हाँ या लास्ट स्लाइड में वो रह रहा था, बिल्कुल मैं उसे भी कंप्लीट कर दूंगी। अभी ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसको खत्म करके देन वी विल स्टार्ट वाइगॉट्स की में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 पॉइंट्स है, आई विल क्लैरिफाइड। ओके, अभी ये स्टार्ट कर दिया तो इसको फिनिश कर लेते हैं, देन वी विल फिनिश द टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक ऑफ वाइगॉट्स की। ओके, चलिए एक सिचुएशन दे रही हूँ मैं आपको। सिचुएशन में मुझे आपको मुझे आंसर देना है, एंड देन आई विल टेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड मोरल डिलेमा एंड व्हाट इज मोरल डिस्कशन। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और आपने एक बच्चे को पकड़ा रेलवे स्टेशन पर जिसने एक व्यक्ति की पॉकेट मार ली है। जब आप उस बच्चे को पकड़ते हैं तो बच्चा कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा था और इसलिए मैंने चोरी की। मैं 2 दिन से भूखा था इसलिए मैंने चोरी की। तो बताइए, बीइंग अ इंस्पेक्टर आप क्या करेंगे? उस बच्चे को पनिश करेंगे या उस बच्चे को छोड़ देंगे? गिव योर आंसर्स प्लीज। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपने एक बच्चे को पकड़ा जिसने किसी की पॉकेट मार ली है। जब आप उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बच्चा कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा था और इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बीइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर आप क्या करेंगे? उस बच्चे को छोड़ देंगे या उस बच्चे को पनिश करेंगे? जल्दी से अपने आंसर्स दीजिए, क्या करेंगे? पनिश करेंगे या गलत छोड़ देंगे? मान लीजिए दोनों ही आंसर अपनी जगह सही होंगे। कोई ये मेरी मर्जी है, मुझे लगता है कि भाई गलत किया है तो पनिश करना चाहिए, मैं पनिश करूंगी। दूसरे को लगता है कि भाई बीइंग अ ह्यूमन छोड़ देना चाहिए, बच्चा है नहीं पनिश कर रहा है, वो उसकी मोरालिटी है, वो मेरे देखने का नजरिया है, वो उसके देखने का नजरिया है। तो मोरल रीजनिंग का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने कहा मैं उस बच्चे को पनिश करूंगी, क्योंकि अगर आज पनिश नहीं किया तो आज छोटी चोरी की है, कल और बड़ी चोरी करेगा और उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, है ना? नहीं तो क्या रहेगा उसका, यस उसकी नेक्स्ट टाइम हिम्मत बढ़ जाएगी और बार बार वो सोचेगा कि अच्छा कोई भी ज़रूरत हो तो हमें क्या करना चाहिए, पनिश कर देना। मतलब पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं, तो हर चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल यस, हाँ नाजिर सैफी पनिश करेंगे, बिल्कुल पनिश करेंगे। अब हमने क्या कहा, पनिश करेंगे। जैसे आप कह रहे हो वॉट एवर द सिचुएशन इज यू आर नॉट सपोज टू कमिट अ क्राइम, पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड। यस, है ना? अगर ऐसा हो जाए कि भाई सब अपने अपने आप अपने हिसाब से चीज़ों को करने लग जाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो भाई लॉकडाउन है, किसी के पास खाना खाने को ना हो, आपके 10-15 लोग आए आपके घर का दरवाज़ा तोड़ें और जो भी मिले उनको उठा के ले जाएं, क्योंकि भाई बेचारे भूखे हैं, अभी लॉकडाउन है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी तो मजबूरी है ना उनकी। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसा अगर करेंगे तो फिर तो दुनिया में लोगों का रहना ही मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से तो लोगों का, राइट? तो लेकिन अब हमने कहा कि हम पनिश करेंगे, हमने कहा अगर आज पनिश नहीं किया तो कल और बड़ी चोरी करेगा। तो हमने क्या किया, जो एक हम डिसीजन पर पहुंचे उसके पीछे हमारे पास एक रीजन है, तो ये कहलाती है बच्चों मोरल रीजनिंग। मोरल डिलेमा, जब तक आप सोच रहे हैं सिर्फ कि यार बच्चा है इतने दिनों से भूखा था, चोरी कर ली तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, तो जब तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना,
दोनों चीज़ों में सोच रहे हैं, छोड़ दूं पनिश करूं, छोड़ दूं पनिश करूं, तब तक आप क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोरल डिलेमा। जैसे आप हिंदी में इसका नाम देखिए, क्या नाम है इसका, नैतिक दुविधा। क्या नाम है, नैतिक दुविधा। तो बेटा हिंदी में अगर इस शब्द को आप समझेंगे तो दो मतलब दो, दो मतलब दो, विधा मतलब प्रकार। तो जब तक आपके दिमाग में दो प्रकार का चिंतन चल रहा है तब तक आप किस में हैं, डिलेमा में हैं। तो डिलेमा में हम सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाते। बेटा ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, मोरल रीजनिंग का भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में सीटेट में, एंड मोरल डिलेमा का भी क्वेश्चन आया है। मोरल डिलेमा का क्वेश्चन इस तरीके से आया था, when a child is not able to take a when a child is not able to take a judgment between right and wrong, then that is called, जब बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आंसर था मोरल डिलेमा। ऑप्शन दिए थे आपके, मोरल डिलेमा, मोरल रीजनिंग, मोरल डिस्कशन, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। तो दैट इज कॉल्ड मोरल डिलेमा। और मोरल रीजनिंग जस्ट अपोजिट, एक क्वेश्चन मोरल रीजनिंग का आया था, उसमें आया था कि व्हेन अ चाइल्ड इज एबल टू टेक जजमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग देन दैट इज कॉल्ड, तो जब बच्चा जजमेंट ले पाएगा सही और गलत में तब बच्चा किस लेवल में होगा, मोरल रीजनिंग में। तो ये दोनों, आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, मोरल रीजनिंग भी और मोरल डिलेमा भी। क्लियर है सभी को ये दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। अभी मुझे मिल रहे हैं आपके मैसेज, नाजिर सैफी पनिश करेंगे एंड रुबीना पनिश करेंगे एंड शिप्रा इज ऑल्सो सेइंग पनिश करेंगे, क्योंकि फिर वो क्राइम करता रहेगा तो इसलिए पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो आप सब ने, तीन लोगों ने मेरे को रिप्लाई किया है, रुबीना ने किया है, नाजिर ने किया है, शिप्रा ने किया है। मुझे आप लोगों के मैसेजेस अभी मिल रहे हैं, इसके अलावा शायद किसी और ने किया हो तो ना मिला हो मुझे, बट यहाँ तक मुझे मैसेजेस मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। देखिए मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन क्या होता है वो समझते हैं। मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होता है, जैसे देखिए हर कोई अपनी लाइफ में कुछ अपनी मोरल वैल्यूज डिसाइड करता है अपने लिए। हर व्यक्ति का जीवन को देखने का एक नज़रिया होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक फिलॉसफी होती है टूवर्ड्स हिज और हर लाइफ, हर पर्सन की एक अपनी फिलॉसफी होती है टूवर्ड्स हर और हिज लाइफ, राइट। अब जैसे कि आप मान लीजिए घूमना पसंद है आपको, आप घूमने तो जाते हैं बट सोचते हैं कि भाई जब तक मेरे मम्मी पापा को पता नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी, या मैं 7 बजे के बाद नहीं जाऊंगी, या 7 बजे से पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी चाहे मैं कहीं भी जाऊं। तो आपके कुछ मोरल इथिक्स हैं, लेकिन सम टाइम टू एडजस्ट विद योर फ्रेंड्स, टू कॉपरेट विद योर फ्रेंड्स, you break your ethics, then that is called morality of cooperation. Sometime to adjust with your friends, sometime कि आपके फ्रेंड्स को कुछ बुरा ना लगे, आपके सिबलिंग्स को कुछ बुरा ना लगे, आपके कजन्स को कुछ बुरा ना लगे, आप क्या करते हैं, अपनी जो मोरल एथिक्स होती हैं आपकी खुद की, उनमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। समझ आ रही है बात बच्चों? जब हम अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए भी सोचते हैं, जब हम दूसरों के हिसाब से कुछ चीज़ों में चेंजेस कर लेते हैं, तो इसे कहा जाता है बच्चों मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया सभी को? मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी अगर क्लियर हुआ है तो। फिर मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, आप सभी कनेक्ट कर पाएंगे उससे, और शायद आप सबके साथ वो हुआ भी होगा। तो ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आपको दूंगी मैं जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। हाँ, यस, क्लियर है यहाँ तक? एक बार बताइए प्लीज़, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज़ टेल मी। स्टिल मे बी मुझे आपके मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, बहुत लेट मिल रहे हैं या तो। देखिए बेटा, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी फ्रेंड है और उसको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं भी जाना है, मतलब उसका खुद का कोई पर्सनल काम है जिसके लिए उसको जाना है, बट वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती है उस काम के बारे में, और वो आप
आपका नाम लेकर आपके घर से, अपने घर से चलती है अपना नाम लेकर, कहती है कि मेरे को, मैं रुबीना के घर जा रही हूँ, और रुबीना के घर ना जाके वो कहीं और जाती है। तो वो कहती है कि यार मम्मी का फ़ोन आए ना तो तू बोल दियो कि मैं तेरे घर थी, ठीक है, मम्मी का फ़ोन आए तो तू बोल दियो कि मैं तेरे घर थी। तो आप क्या करते हैं, मना कर देते हैं क्या कि नहीं बोलेंगे हम ऐसा? बताइए जरा, मना कर देते हैं क्या? बताइए बच्चों, मना कर देंगे क्या कि नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे भाई, मैं नहीं बोलूँगी ऐसा? आप उसकी बात मान लेते हैं ना, और अपनी फ्रेंड के लिए कुछ उसका भला हो जाए, या वो कहीं जा रही है और उसके ऊपर डांट ना पड़े, तो इसलिए आप कह ही देते हैं कि हाँ हाँ आंटी वो आई थी, जस्ट अभी निकली है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपके घर से निकल जाती है और कहीं और चली जाती है, उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा वो अभी तक पहुंची नहीं, निकली नहीं क्या तुम्हारे घर से? तो आप क्या कहते हो? जस्ट जस्ट आंटी अभी अभी निकली है, बस पहुंचने ही वाली होगी। हाँ, तो समझ आया एग्जाम्पल? मे बी आप सबके साथ हुआ भी होगा ऐसा, राइट? तो आप क्या करते हैं, आपको खुद को मन नहीं था झूठ बोलने का, आप झूठ नहीं बोलना चाहते थे, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपने अपनी फ्रेंड के लिए, उसकी डांट ना पड़े, कॉपरेट किया, ठीक है ना, चेंज किया अपना मोरल एथिक्स में। दैट इज कॉल्ड मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। हाँ रुबीना, हंसी आ रही है? व्हाट हैपन बेटा, आपका नाम लिया इसलिए? क्लियर हो गया? ओके, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा एंड मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। तो मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन आई एम श्योर आपने किया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किया होगा 100%। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं लेवल्स की, तो लेवल्स कितने बताए गए हैं मोरल डेवलपमेंट के? 3, राइट? एंड हर लेवल बेटा, हर लेवल 2 स्टेजेस में डिवाइड है। ईच एंड एवरी लेवल इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस, ठीक है? हर लेवल जो है हमारा वो कितनी स्टेजेस में डिवाइडेड है? हमारा 3, ठीक है? चलिए तो देखते हैं, जब हम अपने नैतिक तथा सामाजिक, जो मैंने मोरल एथिक्स पीछे बताया ना आपको, जब हम अपने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों में बदलाव करते हैं दूसरों के साथ सहयोग की भावना से, तो उसे क्या कहा जाता है? मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, सहयोग की नैतिकता, ठीक है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे लेवल्स के बारे में, जो आपने शायद अभी तक ये सब चीज़ें जितनी मैंने अभी तक पढ़ाई वो सब नहीं पढ़ा होगा आपने मोरल डेवलपमेंट में, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको मैं बार बार कहती हूँ कि पिछले साल के पेपर उठा के देखिएगा, जो भी टॉपिक कराया उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और आज आप मोरल डेवलपमेंट उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो मैंने पढ़ा दिया होगा उससे बाहर, ठीक है? चलिए, लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सबसे पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। इंग्लिश में हम किसको कहते हैं बच्चों? प्री कन्वेंशनल लेवल, एंड हिंदी में ये कहलाता है पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है? हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? पूर्व परंपरागत स्तर। अब देखिए, इसका जो टाइम है वो माना जाता है 4 to 10 ईयर। इसका टाइम माना जाता है 4 to 10 ईयर, 4 से 10 वर्ष, ठीक है? लेकिन बच्चों इन्होंने जो स्टेजेस बताए हैं ना, या जो लेवल बताए हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं बताई है, प्रॉपर एज नहीं बताई है, और ये इनकी थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है? क्यों नहीं बताई है उसका भी रीज़न है, क्योंकि जैसे बच्चे सीखते हैं उसी तरीके से बड़े भी सीखते हैं समटाइम। जैसे हमें बच्चों को पनिशमेंट देना पड़ता है ना किसी काम के लिए, बड़ों को भी पनिशमेंट मिलता है तभी संभलते हैं। लाइक जैसे मेट्रो में कोई भी स्मोक नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनको पता है पनिशमेंट है। बट क्या बस में मानते हैं लोग? बाकी पब्लिक प्लेसेस पे मानते हैं लोग? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट नहीं मिलता है उनको। लेकिन मेट्रो में अगर कोई करेगा तो उसको 100% पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए नहीं मानते हैं। तो बड़े लोग भी पनिशमेंट से सीखते हैं, तो इसलिए इन्होंने एज नहीं बताई है। लेकिन मैंने यहाँ 4 to 10 ईयर बच्चों इसलिए लिखी है क्योंकि जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस आएंगे ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी हुआ था, मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्वेश्चन आया था। अच्छा, लेवल्स को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इन लेवल
आप तभी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब मैं आपको एक कहानी सुना दूंगी उसके द्वारा, ठीक है। तो सॉरी, तो मैं आपको इन लेवल्स को समझाने से पहले एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। शायद आप में से कुछ लोगों ने वो सुनी भी होगी, कुछ लोगों को पता भी होगी। तो जिनको पता हो, सुनी हो, वो दोबारा से सुन लें, जिन्होंने ना सुनी हो वो एक बार सुन लें पहली बार। एक व्यक्ति था हेन्स नाम का, एक व्यक्ति था हेन्स नाम का, और उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी काफ़ी दिनों से। तो वो अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने के लिए जाता है। डॉक्टर जो दवाई लिखता है वो एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर के पास होती है। वो उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है और उसे कहता है, दवाई उससे मांगता है, बट वो $1500 चार्ज कर रहा होता है उस दवाई के लिए, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, जो केमिस्ट होता है। तो इतने पैसे जो है वो हेन्स के पास नहीं होते। हेन्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस दवाई को $1500 में खरीद सके। तो क्या होता है कि अब वो केमिस्ट जो है उसको मना कर देता है दवाई देने से। अब हेन्स आ जाता है घर वापस। हेन्स बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी वाइफ के लिए दवाई लूं, कैसे उसको ठीक करूं। तो हेन्स क्या करता है बच्चों, अगले दिन उसकी दुकान का ताला तोड़कर दवाई चुरा लेता है, ठीक है। हेन्स क्या करता है, दुकान का ताला तोड़ता है और दवाई चुरा लेता है। अब ये जितनी भी हम लेवल्स पढ़ेंगे वहां हम एक क्वेश्चन हर जगह राइज करेंगे। बच्चों कहानी ध्यान से सुन लिया आप सभी ने, कहानी समझ में आ गई। एक व्यक्ति होता है हेन्स नाम का जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन लेने जाता है केमिस्ट के पास में। केमिस्ट उससे चार्ज करता है $1500। उतने पैसे हेन्स के पास नहीं होते हैं, इसलिए हेन्स क्या करता है, अगले दिन जाता है और उसकी दुकान का ताला तोड़ता है और दवाई चुरा लेता है। तो पहले तो आप ही बताइए, क्या हेन्स ने सही किया? बताइए जरा, अपने सारे लोग अपना आंसर दीजिए। क्या हेन्स ने सही किया? रिप्लाई मी। हेन्स ने सही किया क्या? बताइए, हेन्स ने क्या किया? सही किया, गलत किया? बताइए जल्दी, मुझे आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं बच्चों। हेन्स ने सही किया या गलत? फटाफट बताइए। बताइए, हेन्स ने सही किया या गलत? तो रुबीना का मानना है कि हिंस ने गलत किया, चोरी नहीं करनी चाहिए। नाजिर सही किया या गलत किया, ये बताओ बेटा। हिंस ने सही किया चोरी करके या गलत किया? गलत किया, गलत किया। ओके, बड़े प्रैक्टिकल हो भाई सभी के सभी। गलत किया, ओके। और कोई? बाकी लोग, 8 लोग हैं यहाँ पे। हम्म, अंजलि गलत किया। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे ना आप चाहे ये कहो कि गलत किया, चाहे आप ये कहो कि सही किया, बट दोनों में से भी कोई भी आंसर जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट है। वो आपकी सोच है, मेरी सोच है, किसी और व्यक्ति की सोच हो सकती है। अच्छा, हाँ, देखो, हाँ आपने गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत किया कहिए चाहे सही किया कहिए। यहाँ हमारा क्या एक रीजन होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई हिंस ने गलत किया, तो मेरा एक रीजन है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कह रहा है कि हिंस ने सही किया, तो उसका एक रीजन है कि उसने ऐसा क्यों कहा। समझ रहे हो बात को? एक सेकेंड बच्चों, बारिश आ रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज, तो मेरे रूम में अंधेरा हो गया है। मैं थोड़ा सा लाइट ऑन करके आती हूँ, 1 मिनट में, बस 1 मिनट वेट करिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लाइट अभी ठीक आ रही होगी। मैम वो किसी से पैसा लेकर भी मेडिसिन ले सकता था। ओके रुबीना, हाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बच्चों। तो देखो,
अब हम समझ लेते हैं एक बार इसको अच्छे से सिचुएशन पर। यस, देखिए, हाँ, तो यहाँ पे हम कोई भी एक आंसर जो है ना वो सही नहीं कह सकते कि भाई उसने चोरी करके गलत किया या सही किया। यहाँ हमारे सोचने का नजरिया क्या होगा, इसीलिए इसीलिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बच्चों लेवल बताए हैं ना, उन्होंने 3 लेवल बताए हैं, लेकिन हर लेवल को क्या किया उन्होंने 2 में डिवाइड किया है। क्यों किया है कि एक में व्यक्ति इस तरीके की सोच रखेगा, एक में व्यक्ति इस तरीके की सोच रखेगा। इसी आधार पर उन्होंने हर लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। क्लियर है बच्चों? इसीलिए क्या किया है उन्होंने 2 लेवल्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हर किसी में व्यक्ति अलग से सोचता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके लेवल्स को। पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मोरालिटी हमने स्टार्ट की है वो 4 साल से की है। क्योंकि बच्चों अगर 4 साल से छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा 2.5 साल का है और वो आपको थप्पड़ मारता है, 2 साल का या 2.5 साल का बच्चा, तो क्या आप उसको उल्टा थप्पड़ मारेंगे? बताइए, अगर 2 या 2.5 साल का बच्चा आपको थप्पड़ मारता है तो क्या आप उस बच्चे को थप्पड़ मारेंगे, या उसको ये समझाएंगे नहीं नहीं बेटा तुम थप्पड़ मत मारो हमें, तुम हमें थप्पड़ नहीं मार सकते हो क्योंकि तुम छोटे हो, हम मार सकते हैं तुम्हें क्योंकि हम बड़े हैं। क्या आप ये बात समझा सकते हैं 2-2.5 साल के बच्चे को? नहीं समझा सकते, क्योंकि अभी बच्चे के अंदर इतना समझने की बुद्धि नहीं आई होती है। समझ रहे हो? इवन 4 साल के बाद भी जो बच्चा मोरालिटी दिखा रहा होता है ना, वो भी कुछ चीजों के डर के कारण दिखा रहा होता है। और यहीं से एक क्वेश्चन आया था बच्चों, उसको ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्तर लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार कौन सा स्तर है जो नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच लेवल शोज अब्सेंस ऑफ मोरालिटी। हाँ, हम नहीं मारेंगे उसको थप्पड़ क्योंकि वो बच्चा अभी इतना समझदार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था, which level is known as absence of morality। तो which level of is known as absence of morality? level 1। लेवल 1 वहां पे सीधे ऑप्शन दिए हुए थे बच्चों, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। तो जो हमारा पहला लेवल है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ मोरालिटी। इस अवस्था में बच्चे में वास्तविकता में नैतिकता नहीं होती है। वो किस आधार पर दिखा रहा है, आगे हम स्टेजेस के माध्यम से समझते हैं बच्चों। पहले सिर्फ समझने पर जोर दो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन कोई भी हो ना, मेरे पास मैसेज कर देना कि मैम ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया नहीं था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि इससे बाहर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है हमारा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। हिंदी में बच्चों, हिंदी में भी लिखा है आज्ञा एवं दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, आज्ञा एवं दंड उन्मुखीकरण। क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? आपको मिल जाएंगे ना नोट्स, तो साफ साफ दिखेगा। मैं भी इसी से देख के पढ़ रही हूँ, मुझे साफ दिख रहा है बेटा, बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे भी साफ दिख रहा है। हो सकता है बच्चा नेट प्रॉब्लम हो आपका। ठीक है, देखिए, आज्ञा एवं दंड उन्मुखीकरण। अब देखिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड, हम क्या कहते हैं इसको, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ से बच्चों कम से कम आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीटेट के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन केवल इस फर्स्ट पॉइंट से ही आ रखे हैं। क्या क्या रखे हैं, मुझे हर एक क्वेश्चन याद है। सीटेट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझे याद ना हो आज तक का। तो देखिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब बच्चा केवल केवल और केवल पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम कर रहा है, कोई भी बच्चा केवल पनिशमेंट ना मिले इस डर से कोई काम कर रहा है, तो वो किस आधार पर मोरालिटी को शो कर रहा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के आधार पर। यहां से क्वेश्चन आया था कि कोहलबर्ग के अनुसार नोट्स कब तक मिलेंगे बेटा, ये जो आपकी ऑनलाइन क्लास अरेंज करती हैं, शी कैन टेल यू, नाजिर आप उनसे पूछ सकते हैं कब तक मिलेंगे। शी विल प्रोवाइड दैट बेटा, आई कांट, है ना। बट हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई एक बच्चा करता भी है मुझे मैसेज, आई डोंट नो कौन करता है, बट आप मेरे साथ कर सकते हैं कम्युनिकेशन इन दैट रिगार्डिंग। ठीक है,
तो समझ लीजिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में क्या होता है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब बच्चा कोई काम कर रहा है दंड से बचने के लिए, किसी भी काम में इन्वॉल्व पनिशमेंट के लिए, तो बच्चे के अंदर कैसी मोरालिटी है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कोलबर्ग के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार नैतिकता को दर्शाते हैं। तो आंसर था उसमें द पनिशमेंट इन्वॉल्व इन अ वर्क, किसी भी कार्य में अंतर्निहित दंड की मात्रा के आधार पर। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जिनका काम वो जरूर कर लेता है कंप्लीट, राइट। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका काम वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेता है, और कुछ टीचर्स के काम में इतनी सीरियसनेस बच्चा नहीं दिखाता है। ऐसा क्यों होता है बताएंगे, क्यों करता है बच्चा ऐसा? कि एक टीचर होता है जो कुछ नहीं कहता बच्चे ने काम किया है नहीं किया, कुछ नहीं कहता, और एक टीचर होता है अगर बच्चे ने काम ना किया हो तो बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटता है, करता है, बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो किस लिए बच्चा पहले कौन सा काम कर रहा है? जिस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा डर है, और जिस सब्जेक्ट में डर नहीं है उस काम को बच्चा नहीं कर रहा है। तो समझे पहली स्टेज। बहुत ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता बेटा, समझने से होता है। सीडीपी जो है ना वो लिखने की चीज़ नहीं है। सीडीपी पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड है। जितने बेटर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका जो आप ना सॉल्व कर पाओ। समझ आ रही बात? चलिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड क्लियर हुआ कि इसमें बच्चा किस आधार पर दिखाएगा नैतिकता, दंड के आधार पर। अब यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं कि इस स्टेज का बच्चा हेन्स को क्या बताएगा? इस स्टेज का बच्चा हेन्स को क्या बताएगा? सही बताएगा या गलत बताएगा? बताइए, फटाफट से मैसेज करके बताइए। इस स्टेज का बच्चा हेन्स को सही बताएगा या गलत बताएगा? यस, उस टीचर का काम पहले करेगा, क्योंकि क्यों कर रहा है फिर? पनिशमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा है। जल्दी से बताइए मुझे कि जो पहली स्टेज है ये वाला बच्चा हेन्स को सही बताएगा या गलत बताएगा? जो स्टेज 1 में पहला वाला बच्चा है वो हेन्स को सही बताएगा या गलत बताएगा? फटाफट से बताइए। अभी तो मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, साथ के साथ रुबीना का मैसेज मिला है, नाजिर का मैसेज मिला है मुझे। बट डर से भी करता है शिप्रा, डर से भी करता है। यहाँ हम जैसे मोरल डेवलपमेंट की बात करें, पनिशमेंट स्टेज की बात, हाँ गलत बताएगा, बिल्कुल। अजय गलत बताएगा, शिप्रा गलत बताएगा, यस गलत बताएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, गलत बताएगा। क्यों गलत बताएगा? क्योंकि उसे किसका डर है? चोरी करने पे क्या होगा? हमें पनिशमेंट मिलेगा। बच्चे को पता होता है ना, अगर कोई काम, छोटे बच्चों के अंदर क्या चीज होती है कि अगर हम कोई काम गलत करेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। नहीं रुबीना बेटा, नहीं, गलत बताएगा। आप ये देखो ना, हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। तो उसे पता है हेन्स ने क्या किया, चोरी की, और अगर चोरी की है तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो यहां जब हम बच्चे से पूछेंगे ना कि हेन्स क्या करेगा, गलत, बच्चे ने पहले बता दिया हेन्स को कि गलत है। अब इसके बाद हम बच्चे से रीजन मांगते हैं, इसके बाद हम बच्चे से क्या करते हैं? लॉजिक मांगते हैं कि बेटा तुमने क्यों कहा कि हेन्स ने गलत किया? तो बच्चा क्या कहेगा? फियर ऑफ पनिशमेंट। बच्चा क्या कहेगा फिर? फियर ऑफ पनिशमेंट। कोई बात नहीं रुबीना, नो नीड टू से सॉरी। बच्चा क्या कहेगा? फियर ऑफ पनिशमेंट। बच्चा कहेगा मैम अगर हम चोरी करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, राइट, इसलिए। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए, इसी में सेकंड स्टेज, इसी लेवल में हमारी सेकंड स्टेज आती है बच्चों, इंडिविजुअल एक्सचेंज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विनिमय। यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगी और इसको समझाऊंगी भी। पहले इंडिविजुअल एक्सचेंज, बच्चों एक्सचेंज का मतलब होता है मैं आपको कुछ दे रही हूं, बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हो, ठीक है? समझ रहे बात को? कि जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से हमें कुछ ना कुछ चाहिए तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल एक्सचेंज। यहां बच्चा क्या कहता है कि अगर कोई मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। यहां से क्वेश्चन आया था, सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन किस तरीके से आया था। यू डू इट फॉर मी एंड आई डू इट फॉर यू।
आप यह मेरे लिए करें, मैं आपके लिए यह करूंगा। क्वेश्चन क्या आया था? आप मेरे लिए यह करें, मैं आपके लिए यह करूंगा। ठीक है, तो बच्चा किस में आएगा? इंडिविजुअल एक्सचेंज में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, उस एग्जाम्पल से आप इसको बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो बच्चा किसी बच्चे की पेंसिल चुरा लेता है, राइट? पेंसिल चुरा लेता है और आप उससे पूछते हो, आपने बच्चे को पता चल गया आपको किस बच्चे ने चुराई है, आपने उसके बैग में देख ली पेंसिल, आप बच्चे से कहते हैं बेटा तुमने पेंसिल चुराई? तो वो कहता है मैम आज ही हमारी मम्मी ने ना हमको नई पेंसिल ला के दी थी, और मैम अगर हम नहीं लेके जाते घर पे पेंसिल तो हमारी मम्मी ना हमें बहुत मारती, तो इसलिए हमने पेंसिल चुरा ली। समझे बात को? तो अब बच्चे ने क्या किया? पहले बच्चे के साथ गलत हुआ। पहले क्या हुआ? बच्चे की पेंसिल किसी ने चुराई, फिर बाद में बच्चे ने भी पेंसिल चुरा ली। तो यहाँ बच्चा लॉजिक देता है रॉन्ग बिहेवियर टूवर्ड्स रॉन्ग बिहेवियर, राइट बिहेवियर टूवर्ड्स राइट बिहेवियर। यानी अगर मेरे साथ कोई अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूंगा, अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा। समझ आ रही है बात? इंडिविजुअल एक्सचेंज मतलब किस भावना से काम करेगा बच्चा? बदले की भावना से, कि अगर मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूंगा, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं भी, यस रूपाली बिल्कुल राइट, गलत बताएगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन हम अगर इस बच्चे से पूछेंगे, कि इंडिविजुअल एक्सचेंज वाले बच्चे से पूछेंगे कि बताओ हेन्स ने सही किया या गलत किया, तो ये बच्चा क्या कहेगा? इंडिविजुअल एक्सचेंज वाला बताओ अब क्या कहेगा? व्यक्तिगत विनिमय के अनुसार जो बच्चा सोच रहा है वो व्यक्ति क्या कहेगा? हेन्स ने सही किया या गलत किया? पहले हमने पनिशमेंट वाले के बारे में बात की, अभी हम बात करें इंडिविजुअल के बारे में। बताइए जल्दी। सेकंड वाले के बारे में बताइए, इंडिविजुअल एक्सचेंज वाला बच्चा क्या कहेगा? अजय सही किया, बिल्कुल राइट अजय, वेरी गुड, वेरी गुड, सही किया सही किया सही किया, राइट। नाजिर, रुबीना, रेनू, अजय, ऑल आर करेक्ट। अब जैसा मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि बच्चा कहता है ना, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप चप्पल उतार के गए बाहर से अंदर और आपकी चप्पलें किसी ने चुरा ली, तो हो सकता है भाई आप इतने आइडियोलॉजिकल हो कि आप चप्पल ना पहन कर आए, नहीं तो नॉर्मली क्या करता है इंसान, अपनी चोरी हो गई दूसरे की पहन आता है। तो आप वहां मंदिर पे चप्पल चुराने के उद्देश्य से नहीं गए थे, लेकिन क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आपने भी किसी और की चप्पल लेके गलत कर दिया। तो आपका उद्देश्य नहीं था गलत करने का, लेकिन जब आपके साथ गलत हुआ तो आपने भी गलत कर दिया। बिल्कुल अंजलि सही है आपका आंसर भी, सोहिनी पाल सही है, बिल्कुल राइट। तो समझ गए? दोनों स्टेजेस क्लियर हो गई सभी को? यस टाइप करके बता दो अगर दोनों स्टेजेस क्लियर हो गई है तो। दोनों स्टेजेस क्लियर है सभी को? यस बेटा सही कहेगा, बिल्कुल सही, सभी के आंसर्स बिल्कुल ठीक है, सभी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है इसका मतलब। अब देखो इधर आगे चले क्या? चले कंटिन्यू करें नेक्स्ट। रुबीना, शिप्रा, अजय, रेनू, रुबीना, नाजिर, स्वेनी पाल, अंजलि, रुबीना, यस यस यस, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया लॉजिक। पहला वाला बच्चा लॉजिक क्या देगा? फियर ऑफ पनिशमेंट मीन्स दंड का भय। और दूसरा वाला बच्चा इंडिविजुअल एक्सचेंज वाला बच्चा क्या देगा? इस अवस्था में बच्चा हिंस को सही बताएगा, और इससे जब लॉजिक मांगा जाएगा तो ये लॉजिक क्या देगा? गलत के साथ गलत व्यवहार, रॉन्ग बिहेवियर टूवर्ड्स रॉन्ग बिहेवियर, राइट? यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब देखिए हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है, दिस लेवल इज नोन एज अब्सेंस ऑफ मोरालिटी। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आया था बच्चा कि ये लेवल कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है, कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
तो कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शा रहा है? लेवल 2, मतलब पूरा लेवल, हमारा लेवल 1। लेवल 1 जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूरा लेवल आएगा बेटा। और ये चीज जरूर ध्यान रखना, लेवल और स्टेजेस में कंफ्यूज नहीं होना है। लेवल एक है प्री कन्वेंशनल लेवल, वही दो में डिवाइड है हमारा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एंड सेकेंड वन इज इंडिविजुअल एक्सचेंज, राइट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है कन्वेंशनल लेवल। सेकंड इज कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल जिसे हम हिंदी में कहते हैं परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर का टाइम पीरियड माना जाता है बच्चों 10 to 13 ईयर, 10 से 13 वर्ष, ठीक है। कितना टाइम माना जाता है इसका? 10 to 13 ईयर्स, राइट। अब इसमें हमारी स्टेज 1 देखते हैं हम। स्टेज 1 का नाम है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, राइट। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कहा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। इस स्टेज में बच्चे के अंदर एक भावना होती है, बच्चा ना बड़ा अच्छा बना रहना चाहता है, उसको हमेशा अपनी तारीफ चाहिए होती है, उसको अपना एक इंसेंटिव चाहिए होता है, उसको दूसरों से अपना अप्रिसिएशन चाहिए होता है, राइट। जैसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण को समझते हैं हम। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, आपके पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डीएसएसबी के एग्जाम में आया था बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इन विच स्टेज अ चाइल्ड डिमांड्स इंसेंटिव। इन विच स्टेज अ चाइल्ड डिमांड इंसेंटिव, किस अवस्था में बच्चा इंसेंटिव की मांग करता है? किस अवस्था में बच्चा इंसेंटिव की मांग करता है? तो कौन सी अवस्था में करता है बच्चा? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में। अच्छा, वहां पे स्टेजेस के नाम नहीं दिए थे, स्टेजेस के नाम नहीं दिए गए थे। स्टेजेस के नाम की प्लेस पर उन्होंने दे दिया था स्तर, स्तर ना देके सॉरी स्टेज दिए थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, लाइक दैट। तो कौन सी स्टेज है हमारी? स्टेज, कौन सी स्टेज है? स्टेज 3, राइट, स्टेज 3। सेकंड देखिए, इसका नाम है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम फर्स्ट वाले को समझ लेते हैं, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। पेपर 1 में इसका मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 244 पे था, पेपर 1 में था। एज यू ऑलरेडी टेल्स मी कि यू डोंट हैव दैट बुक, तो आपको कैसे बताऊं, वरना मैंने पेज नंबर भी लिखे हुए थे जब मैं सक्सेस मंत्रा में पढ़ाती थी ना सामने, तब। यस बेटा 3, यस। अब देखिए, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन को समझ लीजिए। इस अवस्था के बच्चे, अगेन हम वही क्वेश्चन पूछेंगे कि इस अवस्था का बच्चा हिंस को क्या बताएगा, सही बताएगा या गलत बताएगा? जो गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाला लड़का है, गलत बताएगा, गलत बताएगा, गलत बताएगा, क्योंकि उसको कैसा बना रहना है? अच्छा बना रहना है। और अच्छा बना रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनको हम क्या कहेंगे? नहीं, ये सही नहीं होती, ये अच्छी नहीं है। क्योंकि अब इस स्टेज में बच्चा क्या चाहता है? अच्छा बनने की कोशिश करता है। हाँ देखो, आप देखेंगे ना, जब बच्चा चाइल्डहुड की तरफ बढ़ता है तो बड़ा बहुत ही सभ्य होता है। बच्चा जब चाइल्डहुड में बढ़ रहा होता है, मतलब जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है ना, सबसे ज्यादा सभ्य बच्चा चाइल्डहुड में होता है और सबसे ज्यादा असभ्य बच्चा एडोलेसेंस में होता है। सबसे ज्यादा सभ्य होता है चाइल्डहुड में और सबसे ज्यादा असभ्य होता है कहाँ? एडोलेसेंस में। तो यहाँ पे क्या करता है बच्चा? सारी ट्रेडिशंस को, सारी सोशल नॉर्म्स को, जैसा उसको बताया जाता है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही वो उनको एब्जॉर्व करता है अपने अंदर। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपनी रीजनिंग उसके अंदर लगाना शुरू कर देता है, राइट। चलिए, तो अब देखिए, इस अवस्था के बच्चे हिंस को क्या करेंगे? गलत बताएंगे। लॉजिक क्या देंगे? बच्चा अपना व्यवहार जो है वो समूह के अनुसार बनाता है। यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर कह रहा है ना कि भाई ये व्यक्ति सही है, जैसे मान लो टीचर है, कोई स्कूल में पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है बच्चों को। अब वो टीचर किसी कारण से वो स्कूल छोड़ रही है। अब बच्चों को कोई नई फैकल्टी इंट्रोड्यूस की जाती है तो बच्चे क्या करते हैं? उसको जल्दी से अडेप्ट नहीं करते,
और एक जो क्लास के मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, क्लास में जो बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास को लीड करने का काम करते हैं, वो कह देते हैं कि कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि मैम अच्छा पढ़ा रही थी, भले ही अच्छा पढ़ा रही हो, लेकिन कोई भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि उसके बारे में कुछ बोले, है ना। अब 2-4 बच्चे होते हैं जिनको होता है कि यार कोई भी मैम पढ़ाए, हमें क्या करना, ठीक पढ़ाना चाहिए, लेकिन उन बच्चों के प्रभाव में आके वो बच्चा भी क्या कह देता है कि नहीं नहीं मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है कि जो व्यवहार, जो बिहेवियर एक प्रॉपर पूरे ग्रुप में, पूरी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल है, उसी चीज को बच्चा यहाँ पे दर्शाता है। क्लियर। अगला देख लेते हैं, अगली स्टेज देख लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को एज इट इज फॉलो करने वाला होगा यहाँ पे। मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर उसको एज इट इज फॉलो करेगा, जैसा कि उसको बताई जाती हैं चीजें, जैसी कि उसने चीजों को देखा हुआ है, जैसा उसको उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने बताई हैं, बिल्कुल वैसे की वैसी ही चीजों को फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखिए क्या होता है। मेंटेनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं व्यवस्था को लागू करना। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपका, पेपर 1 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 92 पे है। इस अवस्था में बच्चे हिंस को क्या बताएंगे, इस अवस्था के बच्चे हिंस को क्या बताएंगे बच्चों, इस स्टेज में दोनों ही अवस्था में बच्चा हिंस को गलत ही बताएगा। इस स्टेज का बच्चा भी हिंस को गलत बताएगा, क्योंकि अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की और हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, चोरी करना क्या है, चोरी करना क्या है, गलत है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये गलत होगा, इसलिए इस स्टेज का बच्चा भी क्या बताएगा, 4, 5, 6 क्लियर नहीं होती है प्रॉपर। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, हो जाएगी क्लियर, ठीक है। डिफरेंस समझाऊंगी दोनों में। वैसे हाँ, ये बात आपकी सही है, 4, 5, 6 जो है ना वो काफी हद तक सिमिलर है, थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी है तीनों के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। इस अवस्था के बच्चे हिंस को गलत बताएंगे, रीजन क्या देंगे, चिल्ड्रन आर नॉट इन द फेवर टू ब्रेकिंग द लॉ। इस स्टेज में बच्चा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि हिंस ने चोरी की, चोरी की तो उसने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, और इस वजह से उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को वो नहीं तोड़ना चाहेगा, इसलिए ये लॉजिक बच्चा देता है। नेक्स्ट है हमारी अगली स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है हमारा, ये स्टेज मानी जाती है 13+, यानी जब बच्चा चाइल्डहुड को क्रॉस कर जाता है, तब जो स्टेज आती है हमारी वो कौन सी होती है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसमें है हमारी स्टेज 1। स्टेज 1 देखते हैं, स्टेज 1 का नाम क्या है, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पहली स्टेज है हमारी इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक अनुबंध। और दूसरी स्टेज है इसी में, उसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। देखेंगे डिफरेंस ध्यान से। फोर्थ वाली क्लियर हो चुकी है, अभी ये हमारी 5th एंड 6th लास्ट स्टेज बची है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक हो रही है इंडिविजुअल राइट्स की, दूसरा हो रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, और ये कहलाते हैं हमारे व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किस अकॉर्डिंग बच्चा आंसर देगा, वो ध्यान से समझिएगा। इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इंडिविजुअल राइट्स हमें सरकार के द्वारा सभी को मिले हुए होते हैं, हमारे पास कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, उन इंडिविजुअल राइट्स के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा कोई भी इंडिविजुअल राइट जो हमें नहीं मिल रहा है, या किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी इंडिविजुअल राइट का हनन हो रहा है, तो हम सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ जो पहला वाला बच्चा है ना बच्चों, पोस्ट कन्वेंशनल, बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है, 13 साल से ऊपर का है, तो इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही स्टेज में, यानी स्टेज 1 में ही हमें दोनों आंसर्स मिलेंगे। कुछ जैसे कि हम सभी 13+ में आ रहे हैं, जैसे हम सभी 13+ में आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ के व्यूज ऐसे हों जो कहें कि हिंस ने सही किया, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हिंस ने गलत किया,
दोनों ही तरीके के लोग हमें मिल सकते हैं इस स्टेज में। कुछ ऐसे जो हिंट्स को सही बताएंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंट्स को क्या बताएंगे, गलत बताएंगे। ठीक है, तो दोनों का अपना लॉजिक होगा, उस लॉजिक को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैंने ये टिक लगाकर वो लॉजिक समझाया हुआ है यहाँ पे। अब एक बच्चा कह रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने 3 चीजें रखी हैं, पहले तो उनको समझ लीजिए। चोरी, उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या रखी है, इंडिविजुअल राइट, फिर हमने तीसरी चीज क्या रखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बच्चा कह रहा है कि चोरी करके इसने गलत किया, एक बच्चा कह रहा है चोरी करके इसने गलत किया, वो एज इंडिविजुअल राइट गलत है, क्योंकि भाई हमारा आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है हर व्यक्ति को, राइट। आर्टिकल 21 नाम ही है उसका, अगर आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, सिविक्स वगैरह पढ़ी है तो उसमें है आर्टिकल 21 जो है उसका नाम ही है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो ये सरकार का दायित्व है। तो इंडिविजुअल राइट के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति क्या हो गया, गलत हो गया, जो क्या कह रहा है, चोरी करके गलत किया। बट एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्सन इज राइट। बट अगर हम सामाजिक अधिकार के हिसाब से देखें तो व्यक्ति कैसा है, सही। तो वो व्यक्ति जो कह रहा है चोरी करके गलत किया, वो इंडिविजुअल राइट्स के अकॉर्डिंग तो सही है, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कैसा है, गलत। दूसरा क्या कह रहा है, चोरी करके गलत, चोरी करके सही किया, वो व्यक्ति एज अ इंडिविजुअल राइट सही है, क्योंकि अगर चोरी नहीं करता तो क्या होता, उसकी वाइफ मर सकती थी, तो वो व्यक्ति एज इंडिविजुअल राइट वो पर्सन ठीक है, राइट। लेकिन एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट गलत है, सामाजिक अनुबंध के हिसाब से गलत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, चोरी करना गलत ही है। आप अदालत में जाके किसी व्यक्ति को आपने मार दिया है और आपने उसको गोली से मार दिया और आप कह रहे हैं मैंने सेल्फ डिफेंस में मार दिया, तो भाई बहुत मुश्किल होता है अदालत में ये साबित करना कि आप सेल्फ डिफेंस में मारा है आपने किसी को, है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ये चीज़ आपके लिए। तो इसीलिए हमें ये देखना है, हमें ये जरूर देखना है कि क्या रीज़न है, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे इसका। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे कि ये कह रही थी रुबीना क्लियर नहीं होती है 4, 5, 6 स्टेज, तो इसका अब मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ बेटा, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, तो सबसे पहले तो बेटा आप ये देखना कि वो व्यक्ति अपनी चला रहा है या समाज की मान रहा है, और दूसरी चीज ये देखना कि वो पर्सन 13+ है या 13 से नीचे वाला है, और ये आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, सभी को बता रही हूँ मैं ये बात, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्वेश्चन में ये देखना है कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो व्यक्ति 13 साल से छोटा है या 13 साल से बड़ा है, ठीक। दूसरी चीज आप ये देखना उसमें कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्या बता रही थी मैं, एक और चीज, हाँ, एक तो आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति किस लेवल पे, और दूसरी ये चीज देखना कि जो आंसर दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को देख रहा है या समाज के हिसाब से देख रहा है। अपने हिसाब से देख रहा होगा इंडिविजुअल राइट्स की बात होगी, समाज के हिसाब से देख रहा होगा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। यहां से एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनिएगा उस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कर्नल सिंह बत्रा कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी, कर्नल सिंह बत्रा कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी अपना कर नहीं चुकाते, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो फालतू के सड़कें और पुल बनाने में उनके दिए गए पैसे, उनके दिए गए टैक्स को खर्च करती है। कर्नल सिंह बत्रा कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी अपना कर नहीं चुकाते, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि सरकार उनके द्वारा दिया गया पैसा फालतू की सड़कें और पुल बनाने में खर्च करती है। तो बताइए कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कर्नल सिंह बत्रा किस स्टेज में आएंगे। और एक बात और बता देती हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन आया था उसमें स्टेजेस को नहीं दिया गया था। क्वेश्चन के ऑप्शन में जो दे रखी थी वो लेवल्स दे रखे थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो क्या आंसर होगा इसका?
कर्नल सिंह बत्रा कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी अपना टैक्स नहीं चुकाते हैं, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो फालतू की सड़कें और पुल बनाने में उनके द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा खर्च करती है। तो बताइए वो कौन से लेवल में फॉल होंगे मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग? मैंने अभी आपको कहा कि बच्चों वहां पे लेवल्स गिवन थे, स्टेजेस नहीं थी। लेवल थे, पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल और थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नाजिर सैफी बिल्कुल सही, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो रुबीना अभी क्लियर हुआ, 4 और 5 का डिफरेंस समझ आया रुबीना? ये अंजलि थर्ड लेवल। एक बार बताओ रुबीना बेटा, 4 5 का डिफरेंस क्लियर हुआ? यस, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा आपको सक्सेस मंत्रा में, अगर आपने क्लासेस ली हैं कैसे नहीं मिली आपको, एक क्वेश्चन बुकलेट मिलता है वहां पे सक्सेस मंत्रा में, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अगर आप जाएंगे तो पेपर 2 की पेज नंबर 84 पे, पेपर 2 की बुक में पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 29 है ये। ओके रुबीना, चलिए अब देखिए अगली नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है हमारी, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये जो लोग होते हैं ना बच्चों, लोग ऐसे होते हैं जो कि ना अपने आप को एकदम सुपीरियर पावर समझते हैं, जो सोचते हैं कि भाई जो है वो है, बस ऐसे ही होना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा या हिटलरवादी विचारधारा वाले होते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक ही चीज सही है कि भैया चोरी करना गलत है तो गलत है और उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हर हाल में बस यही सोचते हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि ये कहते हैं कि जो एक प्रिंसिपल है, जो एक सिद्धांत है, जो एक व्यक्ति के लिए वही सबके लिए होगा, चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को मानते हैं, यानी ये मोरल इथिक्स को ही वैल्यू देते हैं कि हमें मोरल इथिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, हमें नैतिक संहिता के अनुसार ही चलना चाहिए। हाँ बेटा बता रही हूँ, 6th वाली ही बता रही हूँ। ये देखिए लास्ट लेवल है हमारा यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इस अवस्था के बच्चे हिंस को गलत ही बताएंगे बिकॉज दे फॉलो इथिकल प्रिंसिपल, क्योंकि ये नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, ये रिजिडिटी से पालन करते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ भी नहीं। ये एकदम जैसे मैंने कहा ना, एकदम सुधारवादी गांधीवादी विचारधारा वाले होते हैं, कहेंगे कि भैया चाहे रीजन कुछ भी हो, हिंस गलत है मतलब गलत है, दैट्स इट। तो एकदम रिजिडिटी पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? 6th वाला जो है वो एकदम कैसा होगा, इथिकल प्रिंसिपल्स को मानने वाला, मोरल इथिक्स को मानने वाला, मोरल इथिक्स को फॉलो करने वाला रिजिडिटली, जो कहेगा कि भैया सरकार टैक्स के पैसे का चाहे कुछ भी करे बट मैं तो टैक्स चुकाऊंगा, अगर मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो मैं उसी के हिसाब से टैक्स चुकाऊंगा, मैं नहीं बचाऊंगा बिल्कुल भी। ओ, ओके शिप्रा। ओके रुबीना, नाउ क्लियर, समझ में आ गया टॉपिक पूरी तरीके से। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी सीटेट की क्वेश्चन बुकलेट या नेट से आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप करके देखिएगा। 1 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को सभी लोग और इस क्वेश्चन का आंसर देना। एक टीचर बच्चों से कहती है कि सभी प्रदत्तों का निर्माण, प्रदत्त मतलब सभी क्वेश्चंस का निर्माण बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर किया गया है। एक टीचर बच्चों से कहती है कि सभी प्रदत्तों का निर्माण बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया गया है, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना काम करेंगे, कोई बच्चा किसी से बात नहीं करेगा। तो बताइए जो टीचर है
बताइए जो टीचर है वो मोरल डेवलपमेंट के किस लेवल के अकॉर्डिंग या किस स्टेज के अकॉर्डिंग काम कर रही है। एक टीचर बच्चों से कहती है कि सभी प्रदत्तों का निर्माण बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। तो बताइए जो टीचर है वो किस मोरल डेवलपमेंट की किस स्टेज के अकॉर्डिंग काम कर रही है। नहीं आया क्या? रेनू लेवल 3 स्टेज 6। नो 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 नाजिर लेवल 2 नहीं होगा। देखो क्वेश्चन को दोबारा से सुनो। एक टीचर क्या कह रही है बेटा, लेवल नहीं स्टेजेस पूछी थी, उसमें स्टेजेस ही ऑप्शन में गिवन थी। देखो इसकी सेकंड वाली स्टेज देखिए जरा, मेंटेनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर, स्टेज 4 है ये हमारी, ठीक है। स्टेज 4 है ये, स्टेज 2 लिखा है यहाँ पे लेकिन ये स्टेज 4 है। यस रुबीना, स्टेज 4 इज द करेक्ट आंसर। स्टेज 4 आंसर इज स्टेज 4। स्टेज 4 क्यों है, क्वेश्चन समझ लो दोबारा से। एक टीचर क्या कह रही है कि जितने भी पेपर्स बनाए गए हैं बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए सभी अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। तो क्लास में लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है ना बच्चों, क्लास में किसको फॉलो करवा रही है वो, लॉ एंड ऑर्डर को। एंड लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, स्टेज 3 में। समझ आया? बाकी सोईनीपाल स्टेज 6 नहीं होगा बेटा, अंजलि लेवल 2 नहीं होगा, शिप्रा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ठीक है पर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का लेवल 2। अंजलि स्टेज 3 नहीं बेटा, स्टेज 4 लेवल 2। लेवल 2 नाजिर ठीक है लेकिन लेवल 2 का स्टेज 4। क्वेश्चन के ऑप्शन में सीधे सीधे दिया हुआ था आंसर में लॉ एंड ऑर्डर। अंजलि स्टेज 4। समझ में आया बात समझ में आई? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आते हैं वो और देख लो, और आए हुए हैं क्वेश्चंस। देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, 3 to 4 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आए हुए हैं जो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म से रिलेटेड पूछे हैं कि इस सिद्धांत को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तो वो देखिए, अंजलि का बिल्कुल सही है, वेरी गुड अंजलि। रुबीना बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भी, वेरी गुड। एंड नाजिर लेवल ठीक है आपका, स्टेज जो है वो अंजलि का भी लेवल ठीक बताया आपने, स्टेज 4 होगी। ओके चलिए, हाँ तो देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। इस सिद्धांत में देखो बच्चों, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। वो कमियां कब पता चलती हैं, जब हम कोई काम करते हैं। और एक चीज इसी जगह पे मैं एक फिलोसॉफिकल या कह लीजिए मोटिवेशनल कुछ बात बताना चाहूंगी कि कमियां उसी की निकाली जाती हैं जो काम करता है। कमियां लोग उसी की निकालते हैं जो काम करता है, क्योंकि जो काम नहीं करता वो तो बिल्कुल बेचारा इनोसेंट है ना, उसमें तो कोई कमी ही नहीं है ना। काम करेगा कमियां तो उसी में निकालेंगे ना, अब जो काम ही नहीं कर रहा उसकी कमी कैसे निकाल सकते हैं, वो तो बेचारा इनोसेंट है, कुछ करता ही नहीं है। चलिए, तो दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द एज। ये एज पे खरी नहीं उतरती। कई बार हम देखते हैं कि पनिशमेंट से बड़े लोग भी सीख रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि छोटे लोगों को भी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और वो अच्छे से काम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज जो है ना, इसका कोई प्रॉपर बेस नहीं है। तो एक ये क्रिटिसिज्म है इसका, क्योंकि प्रॉपर कोई बेस नहीं है इसका। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मेल पर्सनस पर्सपेक्टिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने अपने जितने भी इंटरव्यूज लिए वो सारे मेल पर्सन्स के थे। और अगर एक ही सिचुएशन को हम मेल और फीमेल दोनों के सामने रखें तो दोनों के अकॉर्डिंग जो आंसर्स मिलेंगे हमें वो डिफर मिलेंगे, और दोनों के अंदर जो मोरालिटी की भावना होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग होती है। तो ये जो थ्योरी है वो मेन डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये भी एक इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। जैसे हम एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक महिला है और वो वर्किंग है और पुरुष है वो भी वर्किंग है।
तो अगर महिला जो है वो काम नहीं कर रही है, घर का काम नहीं कर रही है, तो लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, भले ही वो काम करती हो बाहर। लेकिन एक पुरुष बाहर काम करता है तो उससे कोई उम्मीद नहीं रखता कि वो घर का भी सारा काम करे, राइट। और ये मानसिकता पुरुषों में नहीं, ये मानसिकता महिलाओं में ही होती है। तो इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई लेडी है, वो काम नहीं कर रही, यस जेंडर बाइज्ड है, बिल्कुल जेंडर बाइज्ड है। हमारी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में सब कुछ जेंडर बाइज्ड है। हमारे इस इंडिया के अंदर तो हर चीज़ में जेंडर बाइजनेस कुछ ज़्यादा ही है। और ये हमारे सीटेट में एक टॉपिक भी है बच्चों, जेंडर बाइजनेस। बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे भारत की, जेंडर बाइसनेस, है ना, बहुत बड़ी समस्या है ये जेंडर बाइसनेस। हम हमेशा कह देते हैं कि महिलाएं इतना नहीं कर पाती हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि एक महिला अगर सक्सेसफुल है तो वो घर का काम भी करती है, बच्चों को भी देखती है, और उसके साथ साथ उसे अपने घर को देखने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना पड़ता है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है इस वजह से। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है, ये अगर पुरुष भी करके देखेंगे तो उनको पता चलेगा। चलिए खैर, हम कुछ नहीं कर सकते, समाज है, बदलाव हमें लाना पड़ेगा, काम नहीं करें बस, बदलाव अपने आप आ जाएगा। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मेल पर्सन's perspective, so that is the biggest criticism of that theory. Next है, this theory is not valid according to the culture. This theory is not valid according to the culture. यह सिद्धांत संस्कृति के अनुसार वैध नहीं है। This theory is not valid according to the culture. For example, एक ही सिचुएशन को अगर हम यूएसए के सामने, वेस्टर्न कल्चर वालों के सामने, और उसी सिचुएशन को हम ईस्टर्न कल्चर के सामने रखें, यानी अपने यहाँ की, हमारे यहाँ की जो कल्चर है, नॉर्दर्न कल्चर है, और जो वेस्टर्न कल्चर है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे यहाँ के कल्चर में सही नहीं है, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सही नहीं होंगी, लेकिन दूसरों के कल्चर के अकॉर्डिंग सही होंगी। जैसे अगर हम विदेशों में जाते हैं तो एक दूसरे को हक करके ग्रीट करते हैं वो लोग, तो उनके लिए वो ठीक है। वही चीज़ अगर हम इंडिया में देखेंगे तो शायद वो ऑकवर्ड हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नैतिकता के हिसाब से एक कल्चर में सही होती हैं, दूसरी कल्चर में सही नहीं होती हैं। तो हम किसी भी कल्चर को, हम किसी भी ट्रेडिशन को गलत नहीं कह सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया है, दोनों की अपनी अपनी एक मोरालिटी है, राइट। दिस थ्योरी इज नॉट प्रॉपर रिसर्च बेस्ड। प्रॉपर इसका कोई रिसर्च नहीं किया गया है, इन्होंने जस्ट लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है वो डिफाइन कर दी है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का, राइट। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप फिर भी पेज नंबर नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको बुक मिलेगी तो यू कैन वॉच दैट। मैंने सबके साथ में लिखे हुए हैं, जिसमें जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में दिया हुआ है, मैंने साथ के साथ सारे लिखे हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। हाँ नाजिर, आई एम टोटली एग्री विद यू। आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट सिचुएशन। मैं खुद एक मैरिड वेमेन हूँ, आई हैव 2 चाइल्ड्स, बट स्टिल आई एम एबल टू वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ माई कोऑपरेटिव फैमिली। बिल्कुल नाजिर, और जेंडर बाइसनेस सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होती है, पुरुषों के साथ भी होती है। ये चीज़ मैं महिलाओं को भी कहना चाहूँगी। हम एग्री नाजिर, बिल्कुल मैम, इजी बात नहीं है, जेंट सब एक जैसे नहीं होते। यस ट्रू। आई एम सेटल्ड इन विशाखापट्टनम, माई हस्बैंड इन दिल्ली, ही टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, माई गर्ल चाइल्ड इज विद हिम, एंड आई हैव अ बॉय, ही इज विद मी, आई हैव 2 kids, so I can, I'm able to do all the things just because of my cooperative family. Yes. हाँ बिल्कुल, जेंडर बाइसनेस सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होती है, सभी महिलाएं ये बात सुन लें, ठीक है। महिलाओं के साथ ही नहीं होती है, पुरुषों के साथ भी होती है। और अगर हम चाहते हैं बराबरी तो शुरुआत आपसे ही होती है। जैसे एक पुरुष अपने ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां लेता है फाइनेंशियली, तो आदि आप भी वहन करें। और जब भी आप उससे कुछ उम्मीद करें कि मुझे ये चाहिए, तो एक बार सोचें क्या जो आप विश कर रहे हैं उससे वो स्वयं आप खुद ला सकते हैं क्या। सिर्फ इतनी सी चीज़ अगर हम सोच लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पुरुषों के ऊपर भी बहुत होती हैं। महिलाओं की एक आदत होती है, शायद नाजिर खुश हो जाएंगे इस बात से अगर मैं ये बात कह दूंगी तो, कि महिलाओं की एक आदत होती है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा ही है, जो मेरा है वो तेरा कभी नहीं है। ये बहुत होता है उनके अंदर, है ना।
हाँ। तो ये चीज़ बहुत होती है महिलाओं के अंदर खराब, कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो तेरा नहीं है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी बदलनी चाहिए, गिवन आदत थोड़ी सी रखनी चाहिए कि अगर आप कमाते हैं तो बराबर की हिस्सेदारी घर में रखें। नाउ हैप्पी नाजिर। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आए हुए हैं, आप लोग एक बार पेज नंबर के हिसाब से इन क्वेश्चंस को देख लेना। पेपर 2 के, पेपर 1 के, दोनों के ही क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। चलिए, ओके। तो आई होप आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया आपको वो सब समझ में आया होगा, राइट? कोई डाउट है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट बचे हैं, आगे कोई टॉपिक शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं सीटेट से रिलेटेड, जो भी आज पढ़ाया है इससे रिलेटेड, और भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। बहुत हंसी आ रही है इस बात पे, हाँ, सभी पुरुष प्रजाति को। किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजिकल कोई भी इशू होते हैं, यू कैन आस्क। बेटा देखो, सीडीपी की जो पेडागोजी है ना वो साथ साथ चलेगी आपकी। जैसे अगला टॉपिक मैं ले रही हूँ लर्निंग। लर्निंग जो है वो आपकी जैसे 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आती है हर सब्जेक्ट में, जैसे ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, राइट? तो उनमें जो लर्निंग अब मैं अगला टॉपिक आपका जो लर्निंग शुरू करूंगी ना, तो लर्निंग में इंग्लिश में, हिंदी में सभी की पेडागोजी क्लियर होगी उससे। सभी के जो 5-5 नंबर है ना पेडागोजी वाले, वो आपके लर्निंग के टॉपिक से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि हम उसमें पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो हर सब्जेक्ट में एक या दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है कि एक टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है या ये कंटेंट पढ़ा रही है, तो कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट होगा। लाइक जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसएसटी में आ जाता है आपका क्वेश्चन कि एक टीचर है, मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रही है हिस्ट्री, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा हमारे लिए, स्टोरी टेलिंग। ज्योग्राफी पढ़ा रही है तो फील्ड ट्रिप मेथड अच्छा होता है। ईवीएस में अगर एक टीचर बच्चों को बायोगैस प्लांट पढ़ा रही है तो हमारा कौन सा मेथड अच्छा होता है, फील्ड ट्रिप मेथड अच्छा होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड आते हैं, मैथड से रिलेटेड आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके लर्निंग में, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। मैम ईवीएस में, साइंस और एसएसटी में एकीकृत सब्जेक्ट बनाने की सिफारिश एनसीएफ 2000 में की गई थी या एनसीएफ 2005 में। देखो जी, अभी जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं ना वो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। सिफारिश 2000 में भी बहुत सारी की गई, 1992 में भी की गई, 1992 में भी की गई, उसके बाद 2000 में भी की गई। ये सारी सिफारिशें हमारी सन 1986 से चली आ रही हैं, जब हमारी नई शिक्षा नीति बनी थी। लेकिन 2005 में जाके कुछ कुछ इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। उसके बाद आपको पता होगा 1986 की शिक्षा नीति के बाद हमारी नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है और नई शिक्षा नीति में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है? अभी आपके लिए एनसीएफ 2005। और एक चीज़ और, एनसीएफ 2005 का डॉक्यूमेंट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए नेट से। 163 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो। उसमें से एनसीएफ 2005 का चैप्टर नंबर 3, बेटा टोटल 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 6 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो उसमें से आपको चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 को थोड़ा थोड़ा रीड आउट करते रहिए आप। बाकी उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपके लिए यूजफुल है, वो सारी मैं आपको क्लास में ही करा दूंगी। ओके, वेलकम नाजिर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एंड माई क्लास, टेक केयर।